हेलो फ्रेंड्स। आज 3 जुलाई का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन एडिटोरियल वो स्टार्ट करते हैं अपन। तो दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आज, ठीक है ना। दो मेन न्यूज़ है। एक तो अभी आपने देखा होगा जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को डीलिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये डीलिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ठीक है ना, एक तो वो समझना है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल यही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना क्या किया है, जो 345 रजिस्टर्ड RUPP बोलते हैं इनको, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब इनको ना डीलिस्ट करने के लिए ना स्टेप्स कुछ इनिशिएट किए हैं, ठीक है ना। इनको जो पहले नोटिस भेजे गए। अब ये कौन सी पार्टीज हैं RUPP, ये वो पार्टी है 345 जिन्होंने लास्ट 6 साल में ना कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। लास्ट 6 ईयर्स में कोई भी जीरो इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया है। तो पहले तो आप ये समझो कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं पहले थोड़ा सा ना आपको बेसिक लेके चलता हूँ। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जैसे पार्टी, ये हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप 19 क्लॉज 1 क्लॉज अगर आप सी को देखते हो, तो ये बोलता है कि आप किसी भी एसोसिएशन को राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, आप किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म कर लेते हो। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में क्या है, एक तो एसोसिएशन ही तो है, ठीक है ना। अब इस एसोसिएशन में क्या है, लाइक माइंडेड पीपल जो है वो आते हैं, ठीक है ना। उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, और वो एक तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। फिर वो इलेक्शन के प्रोसेस में जाते हैं, वहां से उन सिंबल पे चुनाव कंटेस्ट करते हैं। तो ये पूरा, चलो ये तो बहुत सेकेंडरी प्रोसेस हो गया, पर बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन से जहां से वो राइट इनको जो डिराइव करते हैं, जो पावर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, वो ये क्लॉज है 19 क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ठीक है ना। अब देखो, अब RUPP के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफिशियली तो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, किस सेक्शन में, 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। पर इनके पास ना अब ये रिकॉग्नाइज है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रिकॉग्निशन देता है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। तो ये लोग क्या है, ये सिंपल है RUPP की तरह रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड तो है, पर इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। किस चीज की रिकॉग्निशन नहीं मिली, दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड। तो ना तो ये स्टेट पार्टी है, ना ये नेशनल पार्टी है, ठीक है ना। तो ये दोनों में भी रिकॉग्नाइज नहीं किए गए। तो अगर आप देखो तो रिकॉग्नाइज पार्टी को ना बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। जैसे उनको एक रिजर्व इलेक्शन सिंबल मिलता है। जैसे बीजेपी क्या है, एक नेशनल पार्टी है, या कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो बीजेपी का लोटस हो गया। कांग्रेस अगर आप देखो तो इनका हाथ का ऐसे पंजे का निशान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इलेक्शन सिंबल जो है ये रिजर्व्ड है। इनके पास जो सिंबल होता है ना, इनका रिजर्व नहीं होता। वो एक एक दे दिया जाता है, एक पूल दिया जाता है ऐसे कि ये 10-12 सिंबल है। इनमें से जो RUPP वाले जो भी है वो आप चुन लो इस इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। जो भी फ्री होता है उन सिंबल को इलेक्शन का जो है वो दे देती है। 10 एक ऑप्शन जो है उनको बोला जाता है कि आपके पास अगर कोई आपको चॉइस है, तो आप चॉइस दे दो। तो 10 जो है प्रेफर्ड ऑप्शन जो है सबमिट करने होते हैं। उसमें से कुछ पूल में से कोई सा भी एक अगर जो भी रहता है वो इलेक्शन कमीशन अलॉट कर देती है, ठीक है ना। ये 20 स्टार कैंपेनर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर हाँ, इनको टैक्स एग्जम्पशन है। सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके 13A में टैक्स एग्जम्पशन नेशनल पार्टी के पास भी है, स्टेट पार्टी के पास भी। पर उनके पास जो है ना, वो इलेक्टोरल रोल्स की किसका किसका नाम है उसकी फ्री कॉपी होती है, ठीक है ना। जो कौन कौन वोटर लिस्ट में एलिजिबल है या है, जिनका वोटिंग लिस्ट वोटर लिस्ट में नाम, इलेक्टोरल रोल का पूरा कॉपी होता है उनके पास। एक रिजर्व इलेक्शन सिंबल होता है। दूरदर्शन या आकाशवाणी जो गवर्नमेंट के जो जो काइंड ऑफ जो पब्लिक टेली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके पास जो है ना इनके स्लॉट्स होते हैं, उनको उतना टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। उनको स्लॉट्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। ऑफिस स्पेस के लिए सब्सिडाइज लैंड मिलता है, या ऑफिस स्पेस दिया जाता है। और वो 40 स्टार कैंपेनर जो है ना, 20 की जगह 40, ठीक, डबल स्टार कैंपेनर नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब दिक्कत क्या है, अब आप बोलोगे तो फिर इनको जो है ना डी रजिस्टर क्यों कर रहे हैं, है तो है। पर ये क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से ना जो ये टैक्स एग्जम्पशन है ना, इसका जो है ना मिस यूज कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कहना भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है, कहा जाता है कि आपको ना जो सेक्शन 13A में मैंने आपको बताया टैक्स एग्जम्पशन मिले हुए हैं, लेकिन अगर आपको ना डोनेशन मिलता है, अब अगर 20,000 से ज्यादा की डोनेशन अगर आपको मिलता है ना, तो आपको इंडिविजुअल डोनर को ना जो भी है ना उसको क्या करना होता है, आपको बताना होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना उसके डिटेल्स आपको देने हैं, ठीक है ना। अब IT एग्जामिशन ना अगर डोनेशन 2,000 से ऊपर का है, तो उसको आपको चेक या बैंक ट्रांसफर से लेना है, ठीक है ना। और अगर आप ये कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, जो आपको जो टैक्स एग्जामिशन मिल रहा है वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करनी है, ठीक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टी जिसको रजिस्टर किया जाता है ना, उसके लिए कुछ कंडीशन रखती है ECI,
कि भाई सबसे पहले तो जैसे आप लोग 10 50 20 50 लोग जितने आ गए, आप लाइक माइंडेड लोग और आपकी एक आइडियोलॉजी है या एक चीज किसी चीज इन कॉन्सेप्ट पे आप एग्री करते हैं, तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे पहले आप अपना वो मेमोरेंडम जो है ना, जब आप फॉर्मेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या मेमोरेंडम है वो सबमिट करो सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में ना जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, रिलीजियंस होना चाहिए एकदम क्लियरली, जो प्रिंसिपल है सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म का, जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आप यूनिटी इंटीग्रिटी इन सबको मेंटेन करके रखोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, इंटरनल डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करता है ईसीआई, मतलब आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका पीरियोडिक इलेक्शन, ये अपने को पता है, ये नाम नाम का ही होता है, ऐसा तो कुछ और, ठीक है ना, पर ये इतना, पर फिर भी वो इंश्योर करती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। हालांकि देखो, जैसे ना ये तो बहुत ज्यादा वेग स्टेटमेंट है कि ईसीआई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है अंदर तो वो कराएगी नहीं, तो वो कितना जो है स्मूथ इलेक्शन होगा या कितना ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होगा, इस पे तो चलो अपन क्या ही डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन जो है ना, जब इनको अप्रूवल मिल जाता है तो इनको रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर तो वो हो गया लेकिन इनको रिकग्निशन नहीं मिलती, तो इसको बोला जाता है RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया में ना 2800 से ज्यादा RUPP है, लेकिन 750 ही जो लास्ट इलेक्शन हुआ था ना 2024 का जनरल इलेक्शन, ठीक है ना, जिसमें बीजेपी गॉट 240 सीट्स, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ 2800 जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है ना उसमें से 750 ने ही कंटेस्ट किया, बाकी ने नहीं। तो इसको इसलिए इन पार्टीज को कहा जाता है लेटर पैड पार्टी, ये सिर्फ पेपर पे ही है। हालांकि हालत ये है ना कि गवर्नमेंट ने ना, जब इनके जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे भेजी, तो एड्रेस पे भी वहां पे लोकेट एड्रेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस पे अब इशू क्या आ रहा है कि ये जो टैक्स एग्जाम्पशन है ना उसका मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कि कोई इलेक्टोरल, अभी वो दिखा देते हैं, ठीक है ना, जो है ना कोई इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन नहीं है लेकिन वो फंड को, मतलब ब्लैक व्हाइट का जो है ना ये पूरा खेल है, ठीक है ना, कि दिखा देते हैं कि भाई हमारी एंट्री है और इनको टैक्स एग्जाम्पशन तो सेक्शन जो मैंने बताया 13A में मिलता ही है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको पता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंटरनल डेमोक्रेसी में, तो एक उसका इंटरनल डेमोक्रेसी कंसर्न भी है, ठीक है ना। पर इसमें एक लीगल पेज फंसता है, वो पेज क्या फंसता है, मैंने क्या बताया, जो सबसे पहले कि ये डी लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, डी लिस्टिंग कर रहे हैं किसकी, जो रजिस्टर्ड अन और रिकॉग्नाइज्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी है उसकी, ठीक है ना। तो डी लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ईसीआई के पास ना, इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक्सप्लिसिट पावर नहीं है कि वो पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। एक बार रजिस्टर हो गया ना तो डी लिस्ट हो सकता है, डी रजिस्टर नहीं हो सकता, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें। हालांकि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ईसीआई ना 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि ईसीआई ना डी रजिस्टर सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही कर सकती है, वो डी रजिस्टर नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब इसमें अंदर ना क्या है, अगर आप पूरा देखो तो अभी रिसेंटली ना लॉ कमीशन की 2015 वाली जो रिपोर्ट है 250, उसने भी बोला था कि भाई अगर कोई पार्टी जो है ना अगर 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, फेल हो रही है, इलेक्शन ही, अब पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना, अगर वो कर ही नहीं रही है, और 1 साल 2 साल नहीं 10 साल हो गया, 10 साल में तो जनरल इलेक्शन 2 हो जाएंगे मिनिमम, स्टेट इलेक्शन हर साल कहीं ना कहीं हर 2 साल साल में होते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कितने हो जाएंगे, और स्टेट इलेक्शन तो एक साथ 2 3 4 स्टेट्स में होता है। तो इतने इलेक्शन जब आप स्किप कर दोगे तो आप क्या चीज की पार्टी हो फिर, ठीक है ना। तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी बोला था कि आप इसको ना जो है ना डी रजिस्टर करने का जो है ना पावर होना चाहिए ईसीआई का, और उस पार्टी को ना डी रजिस्टर कर दिया जाए अगर वो 10 साल तक कंटेस्ट नहीं करती किसी भी इलेक्शन को, ठीक है ना। ईसीआई का जो रिफॉर्म प्रपोजल था ना 2016 का, उसने भी बोला था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना उसमें अमेंड किया जाए, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना उसके अंदर अथॉरिटी ही नहीं है, तो पहले तो ये ऑथराइज किया जाए कि भाई आप डी रजिस्टर भी कर सकते हो। फिर लॉ कमीशन की 178th और मैंने भी बताया 255th रिपोर्ट, ये भी इंटरनल डेमोक्रेसी प्रोविजन की बात कर रही है कि इसको ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रोविजन को ना आपस में इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है ना, एक तरीके से। ठीक, हालांकि फिर ये अभी तो देखो ये बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, किसी भी पार्टी के इंटरनल जो प्रोविजंस हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं या जो उनका इलेक्शन प्रोसेस है उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली एसोसिएट करना, ये अपने आप में ही ना बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो देखो ईसीआई के लिए ना एक बात भी कही जाती है कि जब इतना कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो काइंड ऑफ आप टूथलेस टाइगर की तरह हो, ठीक है ना। तो अब दो बातें और यहाँ से जान लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन का। तो अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो जितने वोट्स है ना इलेक्शन में आए, वैलिड वोट्स ध्यान रखना, ठीक है ना, इनवैलिड नहीं, वैलिड वोट्स का या तो 6%, ठीक है ना, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में हो रहा है, और साथ में इसके एंड है, ध्यान रखना, ये तो कंपलसरी है कि अगर जैसे मान के चलो 100 वोट टोटल आए वैलिड, तो 100 में से 6 वोट आने चाहिए, ठीक है ना, ये 6% हो गया। प्लस
इसके साथ एटलीस्ट जितने एमएलए है ना उनमें 2 एमएलए स्टेट में इस पार्टी के होने चाहिए, तब आपको स्टेट पार्टी का रिकग्निशन मिलेगा। ठीक है ना, तब आप सिर्फ रिकग्नाइज अनरजिस्टर्ड पार्ट जो है ना पार्टी नहीं होगे। ठीक है ना, आप जैसे अगर आप देखो अनरिकग्नाइज्ड पार्टी नहीं होगे, रजिस्टर्ड तो हो गए, तो इस तरीके से आरयूपीपी की कैटेगरी में नहीं आओगे, फिर आप रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो जाओगे जिसमें स्टेट पार्टी का आपके पास रिकग्निशन होगा, वो दर्जा होगा। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा 6% जो नियरेस्ट लोकसभा में हुआ है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, या फिर टोटल असेंबली की जितनी सीट्स हैं उसका 3%। अगर टोटल असेंबली में मान के चलो, अगर जैसे अपने गुजरात की बात करें तो असेंबली की 182 सीट्स हैं, तो इसका जो है 3% टोटल असेंबली की सीट्स, या 3 सीट्स मान के चलो, अगर 100 सीटें हैं, ठीक है ना, तो 100 सीटें हैं टोटल, तो इसमें 3% कितना हो गया, 3% हो गया 3 सीट, तो 100 असेंबली की सीट में या तो आपकी 3 सीट आनी चाहिए। ठीक है ना, और इसमें दूसरा जो क्राइटेरिया है वो 3 सीट्स का ही है। अब मान के चलो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो, हालांकि दिल्ली यूटी स्टेट के साथ, चलो मान लेते हैं किसी भी स्टेट के पास 70 सीटें हैं, तो 70 सीटों का अगर आप 3% देखो, तो 3% तो ये बहुत ही कम हो गया, अब ये 2.1 हो गया काइंड ऑफ। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देखो तो ये तो बहुत ही कम हो गया। तो अब ये 2 सीट या 3 सीट, तो इनमें से जो ज्यादा होगा ना, तो एटलीस्ट 3 सीट तो आनी ही चाहिए। ठीक है ना, 3% सीट्स में भी 3 सीट तो होनी चाहिए। ठीक है ना, दूसरी बात, हर जो है ना हैज 1 MP फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट्स। उस स्टेट में जैसे मान के चलो, अगर टोटल जैसे गुजरात के पास या किसी भी एक राज्य, जैसे बिहार के पास हो गए 39, ठीक है ना, या आपके महाराष्ट्र के पास 48 स्टेट्स हो गए, यूपी के 80 स्टेट्स हो गए, तो हर 25 पे, मतलब 25 पे आपको एक एमपी, अगले 25 पे फिर एक एमपी। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके से आपके पास एमपी भी होने चाहिए। ठीक है ना, तो एक क्राइटेरिया, अगर आपका ये 6% वैलिड वोट्स नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 6% वैलिड वोट कई बार नहीं भी हो पाता है, ठीक है ना, टफ होता है 6% लेना, तो ये कंडीशंस भी दिए गए। या दूसरा कि लास्ट असेंबली में ना आपके 8% टोटल वैलिड वोट आने चाहिए। ठीक है ना, जो लास्ट असेंबली हो या लोकसभा इलेक्शन हो उस स्टेट में। तो इतने जो है ना आपके पास जो है ना टोटल 5 क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी के लिए। नेशनल पार्टी के लिए क्या है कि एटलीस्ट 4 स्टेट में ना आप स्टेट पार्टी हो, सीधी सीधी बात है। तो अगर आप 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो तो आपके पास वैसे नेशनल पार्टी का स्टेटस आ गया। दूसरी बात, अगर 6% वैलिड वोट्स है, ठीक है ना, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में, और आपने 4 सीटें जीती हो लोकसभा में, तो भी आपको मिल जाएगा। या लोकसभा सीट्स की ना एटलीस्ट 2% सीट होनी चाहिए, मतलब 543 का 2%। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए आपके पास। और अगर आप देखो तो जो एमपी है ना, अब ये नहीं कि एक स्टेट से ही आपने दो 2% सीट ले आए। ठीक है ना, आपके 3 अलग अलग स्टेट से ये एमपी जीते होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो है स्टेट और नेशनल पार्टी की है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो ये हमने देखा। दूसरा आर्टिकल ना, ये थोड़ा डेटा ड्रिवन आर्टिकल है। ठीक है ना, अब डेटा और थोड़े से स्कीम्स ओरिएंटेड आर्टिकल है ये, तो डिस्कस करते हैं। देखो ये आर्टिकल है ना, इस क्या कहता है कि जो ना टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है ताकि हम वुमेन और चिल्ड्रन को एम्पावर कर सकें। एम्पावरमेंट ना सीधी सी बात है, एक्सेस से मिलती है, एक्सेसिबिलिटी से। एक्सेस अगर आपको अधिकारों का मिलेगा, सर्विसेज का मिलेगा, प्रोटेक्शन का, अपॉर्चुनिटी का, तो आप खुद ही एम्पावर्ड फील करोगे। ठीक है ना, तो अब कहा जा रहा है कि इंडिया में ना जिस तरीके से कुछ डेकेड में देखा गया है कि एक्सेस ना इसको रिडिफाइन किया गया है और डेमोक्रेटाइज भी किया गया है। कैसे कि गवर्नमेंट ना एक इंक्लूसिव और डिजिटली एम्पावरमेंट इंडिया बनाने की तरफ है, उनका कमिटमेंट है। तो जब टेक्नोलॉजी आती है ना, इस तरीके से इंटीग्रेट होती है, तो जो है ना जो भी स्कीम्स है ना वो और ज्यादा डेमोक्रेटाइज और रिफाइंड वे में लोगों तक पहुंचती है। ठीक है ना, तो डिजिटल बैकबोन जो है, अगर आप देखो तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ना एक तरीके से डिजिटल बैकबोन बन गया एम्पावरमेंट का। और इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे हमने एक जैन जैन ट्रिनिटी किया, हमने क्या किया, लोगों का अकाउंट खुलाया, अकाउंट को मोबाइल और जो है आधार के साथ लिंक किया, आधार को मोबाइल के साथ लिंक किया, इन तीनों को हमने क्या किया, आपस में लिंक कर दिया। इससे हमने क्या किया, मिडिल मैन को ही खत्म कर दिया। अब जैसे फेशियल रिकग्निशन किया, ये XYZ बंदा है, इसको रिकॉग्नाइज किया टेक्नोलॉजी ने, और इसके अकाउंट में जो इसके बंदे के साथ मोबाइल नंबर के साथ जो अकाउंट रिलेटेड है उसमें पैसे चले गए, तो मिडिल मैन को यहाँ पे हमने बाईपास कर दिया। तो ये तो क्या है, एम्पावरमेंट ही तो है एक तरीके से, किसके पास डायरेक्ट एक्सेस, कितना मतलब आइडेंटिटी को इंश्योर करके और डायरेक्ट उसके पास जो फाइनल सर्विस की डिलीवरी हो रही है। ठीक है ना, तो आप देखो, तो अब इस आर्टिकल में ना विमेन और चिल्ड्रन स्पेसिफिक बात की गई है कि इनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो सबसे पहले आप देखो तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए।
ठीक है ना? तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव अगर आप देखो तो उसमें क्या है, सक्षम जो आंगनवाड़ी इनिशिएटिव है और पोषण 2.0 प्रोग्राम है। तो आंगनवाड़ी को मॉडर्नाइज़ किया गया, 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर को ना मॉडर्नाइज़ किया गया और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड जो है वो किया गया है, ठीक है ना? इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल सर्विसेज़ हैं, अब उनको मोबाइल वगैरह दिए गए हैं, ठीक है ना? अब वो मोबाइल से ना, जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके मोबाइल है, मोबाइल में ना सारे डेटा की ना स्टोरेज दे दी गई है, ठीक है ना? हर किसको कौन-सा मेडिसिन मिल गया, कौन सी वैक्सीन दे दी गई, कौन सी वैक्सीन बाकी है, तो ना किस तारीख को दी गई थी। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा क्या करता है, वो वहाँ से जो है ना, जैसे अब एक 2 तारीख को दे दी गई और अगली ड्यू डेट 3 जुलाई को है, ठीक है ना? या 2 जून को दी गई थी, अगली 3 जुलाई को है। तो 3 जुलाई से पहले ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा या रिमाइंडर की तरह वो आ जाएगा कि 3 जुलाई को इन-इन लोगों का ड्यू है। तो इससे क्या है कि डिजिटल डिलीवरी जो है ना, जो सर्विस की डिलीवरी है ना, डिजिटल एक्सेस के बाद काफ़ी जो है आसान हो गया है, ठीक है ना? तो अगर आप देखो तो मैंने ये अभी बताया कि 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर में ना हमने उसको जो सर्विसेज़ को इंटीग्रेट किया है पोषण ट्रैकर के साथ, और यही पोषण ट्रैकर की मैं अभी बात कर रहा था। ये एक वेब पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिससे आप सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक कर सकते हो। ठीक है ना? न्यूट्रिशनल डिलीवरी की बात की गई है ताकि डेटा एंट्री के बाद आप जो है ना प्रिसाइज़ ट्रैक कर सको कि किस न्यूट्रिमेंट जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट डिलीवरी है, वो कितने अच्छे तरीके से मतलब कितनी एफिशिएंसी के साथ जो है ना, वो जहाँ पे जानी चाहिए वहीं पे जा रहा है। और मैंने पॉपअप मैसेज की बात की, ठीक है ना? इसका तो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बेनिफिट करता है 10 करोड़ 10.14 करोड़ इंडिविजुअल्स को, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चे, खास करके जो 6 साल से कम के हैं वो, और एडोलेसेंट गर्ल्स, इनको, ठीक है ना? ये टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं। क्लियर? अब देखो एम्पावरिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है ना? तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को इक्विप किया गया स्मार्टफोन के साथ और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब आप देखो, जैसे आप अपने घरों में देखो, ग्रैंड मदर भी हैं आज की डेट में। अब आज से बहुत साल पहले वो जो स्मार्टफोन है वो नहीं चला रही थी, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग का ना इतना इम्पैक्ट होता है ना, कि दादी नानी टाइप के जो लोग हैं ना, जिनकी जो ओल्ड एज है, खास करके ना एल्डरली, तो वो लोग भी ना, अगर उनको आपने बता दिया 2-4 बार, तो अपना यूट्यूब एक्सेस कर लेती हैं, फोन हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, तो वो स्मार्टफोन जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉन्टिन्यूअसली अगर आप ट्रेन करोगे ना, तो हमने क्या किया, आंगनवाड़ी वर्कर को ना कॉन्टिन्यूअसली ट्रेन किया, तो उन्होंने ना चीज़ों को बहुत समझा और बहुत अच्छे तरीके से अडैप्ट हो गए, ठीक है ना? क्लियर? और अगर आप देखो तो जो पोषण ट्रैकर है ना, ये जो है ना, इंडिया का एक विज़न है, स्वस्थ भारत और सुपोषित भारत, मतलब हेल्दी इंडिया जिसमें हाइजीन हो, और सुपोषित मतलब वेल नरिश्ड, ठीक है ना? ये नहीं कि स्टंटिंग देखने को मिले, ठीक है ना? या किसी भी तरीके की जो है जो हमें डेफिशिएंट जो आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि देखो अगर आप अपने रूट के लिए काम नहीं करोगे ना, तो यही फ्यूचर जनरेशन है, यही इंडिया का अगला ह्यूमन रिसोर्स जो है बनेंगे, और ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका इफेक्टिवली काम नहीं करेगा ना, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ही सफर करेगी, ठीक है? तो अगला हम कहते हैं कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है, तो इन सारी चीज़ों को पे काम करना पड़ेगा अभी से। अगले 5-10 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, अभी प्राइम मिनिस्टर की जो है ना, एक अगर अगर आप देखो तो एक स्लोगन भी है, उन्होंने जो मैंने अभी बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो एक्सीलेंस के लिए अवार्ड भी देते हैं, ठीक है ना? तो पोषण भी और पढ़ाई भी, इस कॉन्सेप्ट को भी इंटीग्रेट किया गया है कि देखो पोषण भी, न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है इन चीज़ों को। दूसरी बात, अगर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अगर चल रहा है ना, तो इसमें क्या है, लीकेजेस को रोका जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आपकी बायोमेट्रिक आपके फेस फेस को रिकॉग्नाइज किया गया, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को, और जो भी आपकी डिलीवरी है डायरेक्ट जो एलिजिबल इंडिविजुअल है ना वहां तक जा रहे हैं। तो कोई जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है, और कोई बीच में आके कोई बिचौलिया, कोई मिडल मैन उसकी एक्सेस नहीं ले सकता है, ठीक है ना? अब ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे काम किए गए। शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया, ये सिंगल विंडो एक्सेस पोर्टल है, जहाँ जो भी लड़कियां हैं ना, औरतें, विमेन है, वो रजिस्टर कर सकती है, अगर उनके वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम करती है किसी तरीके का कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वहाँ पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, उसके अंडर में सी बॉक्स पोर्टल है, तो वहाँ पे जा सकती हैं वो, ठीक है ना? इस पोर्टल पे अपने रजिस्टर कर सकती हैं जो भी कंप्लेन है, ठीक है ना? और फिर उस पे एक्शन होगा। उसी तरीके से मिशन शक्ति डैशबोर्ड है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ये कोई भी औरत अगर परेशानी में है, डिस्ट्रेस में, तो उसको इमीडिएट असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है ना? आप इसके जाओ, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है आज की डेट में, ठीक है ना? ये एक तरीके से जो है ना, नियरेस्ट एक वन स्टॉप सेंटर है। जब भी आप मतलब वुमेन अगर डिस्ट्रेस में है, तो डायरेक्ट ये इस डैशबोर्ड पे जाइए, इसका मोबाइल एप्लीकेशन मिशन शक्ति को सीधा एक्सेस करे और यहाँ से वो हेल्प ले सकती है, ठीक है ना? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, 2022 में ना, 2022 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन जो है ना, मातृ वंदन योजना जो है उसको लॉन्च किया गया था फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जिसमें पहले चाइल्ड को 5,000 दिए जा रहे थे, और दूसरी चाइल्ड अगर गर्ल है ना, तो 6,000 दिए जा रहे थे। तो इसका देखो, इससे दो काम हो गया, एक तो गर्ल चाइल्ड जो है ना, इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सेक्स रेशियो जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना? तो एक तो उसको इनकरेज किया गया, ठीक है ना, ताकि फीमेल पॉपुलेशन बढ़े और कंट्री में जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो और ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एक तरीके से इसका बेनिफिट क्या है, तो ये अर्ली न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन है ना उसका देखता है, और मदर्स जो है ना, जो खास करके जो जिन्होंने डिलीवर किया बेबी,
उनकी जो फिजिकल रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जो है ना पैसे दिए जाते हैं, पहले बच्चे के लिए 5,000 और दूसरे के लिए अगर गर्ल है तो 6,000, ठीक है ना? तो अब देखो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते हैं। डिजिटली प्रोग्राम स्कीम है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और मोबाइल रजिस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। जो भी लोकल सपोर्ट है, वो आंगनवाड़ी या आशा वर्कर जो है वो सीधा जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? तीसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी स्कीम था, ठीक है ना? इसको डिजिटल ट्रैकिंग इसकी भी की गई, ठीक है ना? तो इससे हमें देखने को मिला कि जो 930 था ना, जो 918 था सेक्स रेशियो, वो इम्प्रूव होके 930 चला गया, ठीक है ना? हर पर अब ये डेटा जो है अभी रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेलफेयर ने। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना? इसमें भी हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है ना? उसके बाद अगर आप देखो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और जस्टिस के रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, जो कि बात करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें केयरिंग पोर्टल्स बनाया गया है, ठीक है ना? तो इसमें केयरिंग पोर्टल से क्या हुआ, जो एडॉप्शन है ना, बच्चों को गोद लेने का जो प्रोसेस, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है ना? उसको उसमें बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट है, एक्सेसिबल है और एफिशिएंट पूरा ये पोर्टल है केयरिंग। अगर किसी को जैसे कोई ए और ये कपल है, ए और बी, ठीक है ना? और इन दोनों को किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो उनको सीधा केयरिंग वाले जो पोर्टल है ना, केयरिंग पोर्टल, उसके ऊपर जाना है। ये है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है ना? तो जिस बच्चे को ना इस पे लिस्ट होता है, ये लिस्ट करता है जो भी चिल्ड्रन जो है ना, जिनको अडॉप्ट किया जाना है, ठीक है ना? और जो भी वो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद कैसे रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उन सब की उनकी वेलबींग को इंश्योर करने के लिए पूरी उनकी जो बिहेवियर है एडॉप्टिव पेरेंट की, उनको भी मॉनिटर किया जाता है, ताकि बच्चे को आप ले तो गए, पता लगा आपने क्या किया, उसको डोमेस्टिक हेल्प में लगा लिया घर के काम करने में, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, इसको भी इंश्योर किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी ही है तो जो कर रहा है। दूसरी बात, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये भी ट्रैक करता रहता है चाइल्ड राइट्स के, ठीक है ना? और अपनी रिकमेंडेशन देता रहता है। एक वात्सल्य डैशबोर्ड है, मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड, ये भी चाइल्ड प्रोटेक्शन को एक तरीके से इंश्योर करता है। तो ये 2 जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और मैंने बताया जो दूसरा आर्टिकल था ना, उसमें आपके मिशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप एग्ज़ाम्पल की तरह कोट कर सकते हो। तो देखो अल्टीमेटली पता है क्या है? ये ना एक तरीके से ये जितने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स हैं कि पूरे चीज़ों को ना टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, बदल के रख देता है, ठीक? तो अगर आपको एम्पावरमेंट को इंश्योर करना है ना, तो टेक्नोलॉजी का तो एक्सेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अगर आपको अब माना जाता है ना कि न्यू इंडिया का डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे गवर्नेंस ना, वेयर गवर्नेंस गवर्नेंस मीट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? ये न्यू इंडिया में ये डेफिनेशन चल रहा है कि गवर्नेंस, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से ना हम टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक बहुत आसानी से हैसल फ्री वे में जो सर्विस की डिलीवरी है वो इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना? जैसे हमने अभी वुमेन के रिगार्डिंग हमने कितनी सारी स्कीम की बात की, तो टेक्नोलॉजी ना ये बहुत सारी चीजें लेके आता है। एक तो एफिशिएंसी, जस्टिस, डिग्निटी, एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इस सब का टेक्नोलॉजी ना अमलगमेशन है इतनी सारी चीजों का। टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया आज, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।